ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो भाई कॉस्टिंग के अंदर हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग और उसके अंदर ब्रेक इवन का टॉपिक कंटिन्यूड है। उसी को आज कंटिन्यू करेंगे क्योंकि लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने थोड़े से अब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना शुरू किया था, एज यू रिमेंबर कि अब थोड़े से सिचुएशनल क्वेश्चंस अब हम कर रहे हैं, यानी सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस नहीं हो रहे। वो हमसे कोई चीज चेंज करवा रहा है कि ये चेंज हो जाए या वो फिक्स कॉस्ट बढ़ जाए या आपकी सेलिंग प्राइस कम हो जाए, तो इसके बाद ये वो क्या क्या एस्पेक्ट्स होंगे वो करवा रहा है कैलकुलेट। तो इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं आजकल। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जरा पुरानी अप्रोच है, वो अब इस तरीके से इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं देता है। इस टाइप के क्वेश्चन वो ज्यादा टेस्ट कर रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। कॉस्टिंग के वही पास पेपर्स आप अपने सामने रखें, कॉस्टिंग के टॉपिकल पास पेपर्स, जिसमें हम लास्ट क्लास के अंदर जो क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर रहे थे उसके बाद वाला क्वेश्चन आज अटेम्प्ट करते हैं। सो ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन, सीवीपी एनालिसिस वाले जो चैप्टर्स हैं उसमें आप लोग आ जाए, फिर आगे बात करते हैं। कौन सा पेज था अपने पास? पेज नंबर 278। हाँ आ रहा हूँ बेटा। फिर मार्जिनल कॉस्ट हमने क्वेश्चन नंबर 11 तो नहीं किया ना अभी? क्वेश्चन नंबर कौन सा किया था लास्ट क्लास में हमने? 9, 8 और 9 किया था ना। तो आज चलो 10 और 11 देखते हैं। अच्छा, 9 पूरा नहीं हुआ था तो 9 होमवर्क नहीं दिया था मैंने? अच्छा, इसके बाद डी और ये नहीं था? ये तो दो मार्क के हैं यार, ये तो दो मार्क के हैं, खुद से करो ना यार। तो प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना मुझसे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाए सब लोग बेटा, शाबाश। टॉपिकल पास पेपर में क्वेश्चन नंबर 10 निकाल लें सब। टॉपिकल पास पेपर क्वेश्चन नंबर 10 और इसका नाम है जे लिमिटेड। जे लिमिटेड। इसमें पेज नंबर 279 पे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, पेज नंबर 279। और ईयरली का अगर मैं रेफरेंस दूं तो ईयरली के अंदर आपके पास आ जाएगा ये अक्टूबर नवंबर 2018, अक्टूबर नवंबर 2018। कौन सा वेरिएंट है ये? पेपर 2 वेरिएंट 3, पेपर 2 वेरिएंट 3। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सब लोग अपने सामने रख ले, फिर इसके ऊपर बात हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन को एक बार जरा नजर दौड़ा ले, बल्कि मेरा तो ये ख्याल है कि पहले के पार्ट ए, पार्ट 1, 2 और 3 ये तो खुद से ही करें यार, तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। J Limited produce and sells a single product. The budgeted operating system of the company for the year ending 31st March 2019 is as follows। यानी इसने आपको एक बजट बना के दिया हुआ है। सेल्स इनकम वैसे तो 2900,000 लिखी हुई है, लेकिन उसके आगे उसने यूनिट्स भी दिए हुए, 20,000 यूनिट्स इनकी सेल्स है। फिर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ये सारा आपको डाटा दिया हुआ है, लेकिन ये सारा डाटा टोटल में दिया हुआ है। ठीक है, ये पूरा के पूरी इनकम स्टेटमेंट उन्होंने टोटल की बेसिस पे बनाई है। द वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड विल बी $5 पर यूनिट, बता दिया उसने अलग से आपको। द वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड विल बी $10 पर यूनिट, ये भी आपको उसने अलग से बता दिया ताकि आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने में आपको हेल्प हो सके। अब वो आपको बोल रहा है कैलकुलेट द बजटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिर दूसरी चीज में वो बोल रहा है कैलकुलेट द बजटेड मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट। यानी ऑब्वियस सी बात है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे मिलेगा? ब्रेक इवन निकालोगे तभी मिलेगा ना, ब्रेक इवन के बगैर मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो नहीं मिल सकता। तो यहाँ पे आपको ब्रेक इवन भी निकालना पड़ेगा, फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स निकालोगे, फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी एज अ परसेंटेज निकालोगे। सो पार्ट A1, A2, A3 पहले खुद से ट्राई करें, स्टार्ट लें। आप लोगों के पास फॉर्मूला लिस्ट भी है और होपफुली अभी तक फॉर्मूला आपको याद हो जाने चाहिए। स्टार्ट करें पहले पार्ट A1, A2 और A3 खुद से करें, फिर मैं करवाता हूं, शुरू हो जाए। फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आप लोग, फॉर्मूला के नोट्स है, नोट्स तो मेन है, नोट्स के
समझा देता हूं। जी बेटा सब लोग अपने इतने हिसाब से बेटा ट्राई करें, भले गलत करें, ठीक है, फॉर्मूला लिख के अपने अपने हिसाब से ट्राई करें, अभी मैं करवा रहा हूँ सबको, टेंशन नहीं, स्टार्ट करें। ओके भाई, तो अब स्टार्ट करते हैं। आपके सामने सारा डाटा फिर बोल रहा हूं मैं मौजूद है। सबसे पहले उसने आपसे मांग लिया बजटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सो आपके सामने डाटा पूरा दिया हुआ ही है, ठीक है ना। तो उस डाटा को हम लोग थोड़ा सा और ज्यादा एलैबोरेट कर लेते हैं, उसको ब्रेकअप कर देते हैं। तो पार्ट A1 के अंदर वो आपसे मांग रहा है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने के फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ऐसे ही भाई सेलिंग प्राइस आपकी निकल आएगी आराम से। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए उसने आपको डाटा दिया हुआ है, टोटल सेल्स कितनी है 2900,000। 2900,000 को सिंपल डिवाइड कर दीजिए आपकी यूनिट से। यूनिट कितने 20,000। बताएं सेलिंग प्राइस आ गई कितनी 145। अब इसमें से एक एक करके सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दीजिए। अब वेरिएबल कॉस्ट में आपके पास उसने दिया क्या क्या आपको, सबसे पहले आपको उसने दिया है मटेरियल। सबको यही करना होगा आपको, मटेरियल को भी आप सिंपल डिवाइड कर दीजिए 20,000 से। मटेरियल कितना दिया हुआ आपको 500,000। 500,000 डिवाइडेड बाय 20,000। बात समझ आ रही है। यूनिट से डिवाइड कर रहे हैं, टोटल यूनिट जितने हैं उससे मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो मेरे पास पर यूनिट का डाटा आ रहा है। फिर लेबर की बात करते हैं, तो लेबर आपके पास कितना दिया हुआ है 300,000। सेम 300,000 को भी आपने डिवाइड कर दिया 20,000 से। फिर इसके बाद प्रोडक्शन ओवरहेड्स में उसने आपको अलग से वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट दिया हुआ ही है, उसमें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये तो वो डायरेक्टली बस लिख दीजिए वेरिएबल ओवरहेड। फिर अलग से उसने आपको वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड भी अलग से ही दिया हुआ है, तो उसकी भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट वैल्यूज बताया मुझे। 5 लाख को 20,000 डिवाइड करें कितना आता है 25। ये आपने लेस कर दिया। फिर इसको 3 लाख को डिवाइड करें 20,000 से कितना 15। ये आ गया अलग से। फिर ये आपको उसने अलग से दिया हुआ ये ऑलरेडी कितना 5। ये बेटा समझ में आ गई बात, क्योंकि मुझे पर यूनिट दिया हुआ तो इसलिए मैंने इसको डिवाइड नहीं किया। फिर ये आ गया आपके पास सेलिंग। सेलिंग कितना है 10। तो जब आपके पास ये सब आ गया तो उस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू 9। दिस इज पार्ट A1 सिंपल, ठीक है। जो चीजें टोटल में दी हुई थी उसको पर यूनिट में कन्वर्ट कर लिया, जो पर यूनिट में था पर यूनिट में ही रहने दिया। तो आपने सेलिंग प्राइस में से इसको लेस कर दिया एंड वी गॉट द आंसर। चल आगे बढ़ते हैं, पार्ट A2 पे आते हैं। पार्ट A2 के अंदर कैलकुलेट द बजटेड मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स। तो उसके लिए मैंने आपको क्या कहा कि उसके लिए डेफिनेटली पहले मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स निकालने का पहले फॉर्मूला क्या होता है टोटल सेल्स यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स। ऐसा ही है बेटा। अब टोटल सेल्स यूनिट तो सवाल में दी हुई है कितनी है, लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट नहीं दिया हुआ है, तो ब्रेक इवन पॉइंट तो फाइंड करना पड़ेगा। ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है भाई टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो भाई लगा दीजिए फॉर्मूला, यहाँ पे लगा देते हैं हम फॉर्मूला, वर्किंग कर लेते हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो आप लोग अभी अभी फाइंड कर चुके हो, दैट इज 90। क्लियर। लेकिन फिक्स कॉस्ट नहीं दी हुई इसमें, फिक्स कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। अब आप सवाल में आए वापस से, तो इसने आपको प्रोडक्शन ओवरहेड्स का टोटल दिया हुआ है बेटा, और सेलिंग ओवरहेड्स का भी टोटल दिया हुआ है, लेकिन उसने अलग से वेरिएबल क्यों बताया हुआ था, ताकि आप उसको अलग करके फिक्स कॉस्ट फाइंड कर सके। जरा आप प्रोडक्शन ओवरहेड की सिर्फ बात कर लेते हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड टोटल में कितने दिए हुए 680,000 दिए हुए,
और पर यूनिट में आपको वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड कितनी दी हुई है, यानी अगर मैं 5 को 20,000 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बनता है कितना, 1 लाख। 5 को अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 1 लाख बनता है, और टोटल है कितना प्रोडक्शन ओवरहेड, 6,80,000। इसका मतलब ये हुआ, इसको वापस गाड़ी कर, इधर रख दो। इसका मतलब क्या हुआ कि 6,80,000 में से 1 लाख क्या है, वेरिएबल है, बाकी सब क्या है, 5,80,000 फिक्स है। समझ आ रहा है गेम? यानी आपको यहां पे उसने टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड दिए हैं कितने, 680, जिसमें से अलग से उसने आपको क्या बता दिया कि वेरिएबल ओवरहेड जो है वो है $5 पर यूनिट। तो जब आप उसे यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे 5 इंटू 20,000 दैट मेक्स 1 लाख। का मतलब है टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड में वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 1 लाख है, तो बाकी फिक्स हुआ ना, रिमेनिंग फिक्स हुआ है। यानी 680 में से 1 लाख हटा दो अगर आप, क्योंकि इसके अंदर इंक्लूडेड ही है ना वो वेरिएबल, अगर आप उसमें से हटा दोगे तो बच जाएंगे 580। 580 इज योर फिक्स कॉस्ट, राइट। लेकिन अभी एक और भी बाकी है, सेलिंग ओवरहेड। अब जरा सेलिंग ओवरहेड पे जाइए, सवाल में सेलिंग ओवरहेड कितने दिए हैं, 898,000, लेकिन आपको अगेन उसने वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड पर यूनिट दिया हुआ है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 20,000 कितने होते हैं, 2 लाख। 898 में से 2 लाख हटा दो, 698 फिक्स है। ये गेम समझ आ रहा है बेटा? जब आपको एक चीज टोटल दी हुई है और अलग से आप उसमें से वेरिएबल हटा दोगे तो बाकी फिक्स ही बचेगा ना। तो इस बार भी अगर हम उसको वेरिएबल एलिमेंट को हटा देते हैं तो हमारे पास 698,000 सेलिंग ओवरहेड में भी फिक्स ओवरहेड बचता है। पहले आप इन दोनों का टोटल करेंगे, पता है कितना बन रहा है, 580 और 698, 1278,000 डिवाइडेड बाय $90, 14,200। दिस इज योर बीईपी। हालांकि बीईपी पूछा नहीं है उसने पूछा एमओएस है, लेकिन बीईपी के बगैर एमओएस निकल ही नहीं सकता, तो पहले बीईपी हमने फाइंड किया। अब यहां पे हम माइनस कर देंगे बीईपी, दैट इज 14,200। तो 20,000 में बेटा ये माइनस करें, आपके पास एमओएस आ जाएगा, दैट इज 5,800 यूनिट्स। कॉपी करें बेटा, सुकून से कॉपी करें, आराम से। और कोई क्वेश्चन पूछना है पूछ ले, अभी भी अगर फिक्स कॉस्ट में किसी को कंफ्यूजन है पूछ ले जी। कॉपी कर ले बेटा, आराम से कॉपी कर लो। जी बेटा, मैं फिर से वापस से समझा देता हूँ ये वाला पार्ट। एमओएस के अंदर हमारा फॉर्मूला होता है टोटल सेल्स यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। टोटल सेल्स यूनिट्स गिवन है, ब्रेक इवन पॉइंट नहीं गिवन है। ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, फॉर्मूला लगाया, टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट अभी अभी निकाला, सही, लेकिन टोटल फिक्स कॉस्ट सवाल में गिवन ही नहीं है, क्योंकि उसने सारी चीजें टोटल में दी हुई हैं। तो आप देखिए सवाल के अंदर प्रोडक्शन ओवरहेड के नाम से आपके पास कितनी वैल्यू नजर आ रही है आपको, 680,000। दिस इज टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड। टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड कैसे बनते हैं, वेरिएबल और फिक्स को मिला के ही बनते हैं। इसमें से उसने आपको नीचे डाटा क्या दिया हुआ अलग से कि वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 5 पर यूनिट है। अब नंबर ऑफ यूनिट्स है 20,000, 5 इंटू 20,000 मेक्स 1 लाख। दैट मीन्स ओवरऑल जितने भी मेरे प्रोडक्शन ओवरहेड है उसमें से 1 लाख वेरिएबल है। 580 में से 1 लाख, 680 में से 1 लाख वेरिएबल है। 680 में से जब मैं 1 लाख हटाऊंगा तो 580 फिक्स है ना, 580 आ गया। फिर इसके बाद सेलिंग ओवरहेड में भी ऐसा ही है। सेलिंग ओवरहेड के अंदर कितना दिया हुआ है, 898,000। तो ये तो टोटल सेलिंग ओवरहेड्स है ना। इसमें से उसने अलग से नीचे क्या बोला है, सेलिंग ओवरहेड पर यूनिट कितना है, $10। टोटल यूनिट्स कितने, 20,000। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 20,000, 2 लाख बन गए। इसका मतलब है 898,000 में से 2 लाख ये क्या है, वेरिएबल है। तो जब आप 898 में से 2 लाख साइड करोगे तो बच जाएंगे 698, दैट इज फिक्स, उसको भी लगा दिया। 580 और 698 को जब जोड़ा तो टोटल फिक्स कॉस्ट मेरी बन गई
1,278,000, जिसको मैंने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड किया, तो आई गॉट माय ब्रेक इवन पॉइंट. बट ब्रेक इवन पॉइंट इज नॉट माय रिक्वायरमेंट, द रिक्वायरमेंट इज एमओएस. फिर मैंने ब्रेक इवन पॉइंट को यहाँ पे फॉर्मूला में फिट किया और मैंने अपना आंसर फाइंड कर लिया. दिस इज हाउ वी कैलकुलेटेड. होपफुली अब सबको क्लियर हो चुका होगा. नाउ नहीं, कोई ना कोई ऐसी हिंट जरूर दी हुई होगी जिससे आप अलग करेंगे. याद करें, बिल्कुल जब कॉस्टिंग में बिल्कुल स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था कि जब आपके पास कुछ भी नहीं गिवन होगा तो फिर उस टाइम पे हाई लो टेक्निक यूज होगी. हाई लो टेक्निक से अलग करोगे वेरिएबल और फिक्स को. याद, हाई लो टेक्निक, तो कभी कभार हाई लो टेक्निक लगानी पड़ेगी. इस बार तो इसकी मेहरबानी है, इतने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे दी, वरना हाई लो टेक्निक की मदद से पहले वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ढूंढेंगे, फिर उसकी मदद से काम करेंगे. करना तो होगा, अलग अलग ही करना होगा. वेरिएबल और फिक्स को अलग अलग करना होगा, हर बार बच्चों की तरह करके नहीं देगा वो अलग. नाउ थर्ड क्या पार्ट है हमारा? पार्ट A3 क्या है हमारा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज, राइट. तो बेटा मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज का फॉर्मूला होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज MOS अपॉन टोटल सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100. बेटा MOS आपने अभी भी निकाला है कितना? 5800. टोटल सेल्स आपको दी हुई है कितनी? मल्टीप्लाई बाय 20. ये बड़ा सिंपल था, ठीक है. बस फॉर्मूला का गेम है सारा. फॉर्मूला याद होंगे तो फौरन से पार्ट्स आप लोगों के इसी तरीके से सॉल्व हो रहे होंगे. अदरवाइज उसको लेके आप बैठे हुए होंगे कि यार इसके अंदर क्या करें, इसके अंदर क्या करें. ठीक है बेटा, चले आगे बढ़ते हैं और अब हम थोड़े से इसके सीरियस पार्ट्स की तरफ जाते हैं. ये तो था बिल्कुल बच्चों वाला एरिया. खैर बच्चों वाला तो बिल्कुल नहीं था, ये अच्छा था. ब्रेक इवन थोड़ा सा सोचने वाला था. चले आगे बढ़ते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं. गौर से सुनना है सबने, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर ही काम की बातें होती हैं. द सेल्स मैनेजर बिलीव्स that the production and sales can be increased to 25,000 units. बेटा अभी कितने? 20,000. सबको पता है यहाँ पे हम 25,000 कर सकते हैं. सेल्स मैनेजर को ऐसा लगता है पर ईयर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्लान. इसके बाद एक स्कीम है, इसके दिमाग में एक प्लान चल रहा है. क्या प्लान है भाई? पॉइंट नंबर 1, द कंपनी स्पेंड $250,000 on an advertising campaign which will last for 1 year only. That means this is fixed. It's fixed cost. इसका यूनिट से कोई ताल्लुक, यानी इतनी और हम फिक्स कॉस्ट हम ऐड करने जा रहे हैं. हाईलाइट कर ले अपने पास, लिख लेंगे फिक्स कॉस्ट FC. ये एक एडिशनल फिक्स कॉस्ट आने वाली है हमारे पास. फिर सेकंड क्या लिखा हुआ है? द यूनिट सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 15%. बेटा यूनिट सेलिंग प्राइस अभी आप तुम लोग सब लोग निकाल चुके हो इधर 145. तो 145 का जरा 15% माइनस करके बताओ तो बेटा. करें सब लोग, कैलकुलेटर चलाए या डायरेक्टली इसका 85% ले लो, एक ही बात है. 145 का 85% ले लो. 123 इज योर न्यू सेलिंग. साइड में लिख लो उधर ही. 123.95 टू बी कंसाइज, टू बी एग्जैक्ट. 25, आई एम सॉरी. 123.25 इज योर न्यू सेलिंग प्राइस, राइट. लिख लो उधर ही, लिखो पॉइंट नंबर 2 के आगे लिख लो. यानी अगर प्राइस रिड्यूस हो जाती है सो आवर न्यू प्राइस विल बी 123.25, राइट. आगे बढ़ो. द डायरेक्ट मटेरियल यूनिट कॉस्ट इज रिड्यूस बाय 5%. कितनी है डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट? 25 का 95% लो. 5% हटा दिया, 5% रिड्यूस हो गया, तो 25% का 95% लो. 23.75 लिख लो उधर आप. ये भी तो आपको क्या एक डाटा मिल गया ना, डाटा बना लिया करो. डाटा मिल जाएगा ना, आंसर क्यों होता है फिर. तो अपने पास डाटा रेडी हो गया. फिक्स कॉस्ट भी अपने पास नहीं आ गई, सेलिंग प्राइस अपनी नहीं कैलकुलेट हो गई 123.25. नई मटेरियल की कॉस्ट भी अपने पास दे दी उसने, कितनी क्या निकाली? 23.75. नाउ अब वो आपसे क्या पूछ रहा है? प्रिपेयर द स्टेटमेंट to calculate the following in the first year if the directors decide to proceed with this plan: the revised budgeted contribution and the revised budgeted total profit. यानी आपको एक नया, ये जो आपको ऊपर इसने स्टेटमेंट बना के दिया ना, इनकम स्टेटमेंट, एक नई स्टेटमेंट बनानी है. नया प्रॉफिट दिखाना है कि एक नया प्रॉफिट कैसा दिखेगा, किस तरीके से होगा.
तो चले करते हैं, नई स्टेटमेंट बना लेते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों के पास ऑलरेडी नोट डाउन हो चुकी होंगी, इसको मैं अब इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, इन वैल्यूज को बस बेटा याद रखिएगा। सही है, हमारी फिक्स कॉस्ट अभी कितनी है याद रखिएगा। ठीक है, चल इरेज कर रहा हूं मैं इसको, और अब इसकी मान लेते हैं जो ये बोल रहा है। देखो अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, रिसेंट क्वेश्चन में आप देख रहे हो ट्रेंड एग्जामिनर का, कि एक पार्ट में तो उसने सीधा सीधा काम करवा दिया, दूसरे पार्ट में हमेशा क्या कर रहा है, ये चेंज कर दो, वो चेंज कर दो, ये कर लो, वो कर लो। अक्सर अब क्वेश्चन इसी पैटर्न पे बन रहे हैं कि वो आपसे चेंजेस करवाएगा और फिर बोलेगा आप करके देखो। चले तो स्टार्ट लेते हैं बेटा। सबसे पहले वही स्टेटमेंट फॉलो करते हैं जो उसने स्टेटमेंट बोला है, उसी फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। ऊपर जो आपके सामने बना हुआ है ना फॉर्मेट, यही फॉर्मेट फॉलो करेंगे, बस ये कि वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पे पहले मैं सारा फॉर्मेट उतार लूं, आप लोग भी उतार लीजिए फॉर्मेट, फिर वैल्यूज में खेलते रहेंगे हम। सबसे पहले सेल्स, फिर इसके बाद यहाँ पे हम लेस करेंगे डायरेक्ट मटेरियल, फिर लेस करेंगे लेबर, डायरेक्ट लेबर, फिर लेस करेंगे यहाँ पे हम, हाँ डॉलर में होगा सारा, वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, फिर हम लेस करेंगे वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स। तो हमारे पास जब सेल्स में से सारा वेरिएबल हट जाता है तो क्या आ जाता है भाई, कंट्रीब्यूशन। हमें तो उसने कंट्रीब्यूशन मांगा है ना, और ये कंट्रीब्यूशन जो होगा वो कौन सा कंट्रीब्यूशन होगा, रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन। सो व्हाट आर वी डूइंग, पार्ट B1। यार उसमें चेंजेस हो रही है ना, यूनिट्स बदल रहा है, इस वजह से नहीं कर सकता था, वरना तो वही करता जो तुम बोल रहे हो। रिवाइज्ड बजट कंट्रीब्यूशन, तो ये हमारा कैलकुलेशन चल रहा है रिवाइज बजट कंट्रीब्यूशन के लिए। चलें भैया वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। अच्छा आप बोलेंगे सर इसमें आपने फिक्स कॉस्ट क्यों नहीं लिया, क्योंकि एज यू ऑल नो इतनी मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर आप सबकी अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी अब कि कंट्रीब्यूशन के अंदर फिक्स कॉस्ट लेस नहीं होता है। जब वर्ड कंट्रीब्यूशन आता है तो सेल्स में से सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट लेस होती है, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट लेस नहीं होती, फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन के बाद लेस होती है, फिर प्रॉफिट आता है अपने पास, तो वो दूसरे पार्ट पे करेंगे ना, ठीक है ना। अभी हम पार्ट B1 कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटा सेल्स के लिए यहीं पे मैं वर्किंग कर रहा हूं। यूनिट्स अपने आप कितने हो गए, 25,000, और आप सब लोगों ने अपनी सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर ली थी, दैट इज 123.25। डन। मटेरियल पे भी आप सब लोग वैल्यू पहले ही कैलकुलेट कर चुके हो, 25,000 यूनिट तो 25,000 ही रहेंगे, लेकिन नई वैल्यू क्या थी आप सबकी, 23.75। बाकी चीजें तो खैर चेंज हो ही नहीं रही हैं। तो डायरेक्ट लेबर हमने पहले यूनिट कैलकुलेट किया था ना पार्ट ए में, देखो कितना था डायरेक्ट लेबर पर यूनिट, 25,000 मल्टीप्लाई बाय 5 था, 15। डायरेक्ट लेबर कितना आया था, डायरेक्ट लेबर। फिर वेरिएबल प्रोडक्शन रेट नो चेंजेस, वही 25,000 मल्टीप्लाई बाय 5। इसी तरीके से सेलिंग में भी 25,000 मल्टीप्लाई बाय 10। बाकी चीजों में नो चेंजेस, जिसने में चेंजेस उसने बोली वो कर ली हमने। यूनिट्स का चेंज बोला, देखो सब में यूनिट्स में मैंने 25,000 डाल दिया। वैल्यूज में उसने सिर्फ दो चीजों में चेंज बोला, एक सेलिंग प्राइस में और एक मटेरियल में, बाकी सारी वैल्यूज बोल लेनी है आपने। चले बताएं वैल्यूज, हो गया आंसर हमारा। वैल्यूज बताइए, कैलकुलेटर चलाइए और प्लीज यार खुदा के लिए कैलकुलेटर सही से चलाइएगा यार, कैलकुलेटर सही से चलाइएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा आप लोग भी साथ साथ कैलकुलेट करा करें ताकि हाथ के हाथ टैली होती रहे चीजें। हाँ पहला बता ना यार, सेल्स 3.250, ठीक है, दिस इज आवर सेल्स। और अब मटेरियल क्या बताया आपने, 593,750, ठीक है। ये 375
और बेटा ये सब ब्रैकेट में है, मेरे ब्रैकेट थोड़े से इस तरह से नोकीले होते हैं, आप लोग जैसे ब्रैकेट बनाते हो वैसे 125,000,000 सही है। फिर ये तो 2.5 लाख भी है, 2.5 लाख है ना ये। कहाँ पे बेटा? इधर? अच्छा यूं? अबे तुम लोग एक तो यार तुम्हारी तो फिलोसफियां खत्म करो ना, वैल्यू बताओ ना डायरेक्ट यार। तो वैसे एक बंदे की कमजोर है मैथमेटिक्स, उसके साथ खेल रहे हो तुम यार, उसकी फीलिंग्स के साथ। करो माइनस करो सारी चीजें। तो ये आ गया हमारे पास रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन। वन सेवन थ्री 75 ठीक है बेटा। अच्छा अब पार्ट B2 यहीं से स्टार्ट ले लेते हैं, ठीक है ना। पार्ट B2, पार्ट B2 को हम कंट्रीब्यूशन से ही स्टार्ट लेंगे। कंट्रीब्यूशन आपने अभी अभी फाइंड किया है, कंट्रीब्यूशन रिवाइज्ड दैट इज 173,750। अब इसमें से आप लेस कर देंगे क्या, फिक्स्ड कॉस्ट, जो कि आप लोगों ने पहले अभी अभी ब्रेक इवन पॉइंट के टाइम पे कितनी निकाली थी, बताएंगे सब लोग? 1,2,7,8 ठीक है। और साथ साथ अभी सवाल में क्या लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 1 में, एडवर्टाइजमेंट से हमारी कितनी और कॉस्ट बढ़ जाएगी? 2.5 लाख से और बढ़ जाएगी, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके बताएं बेटा कितनी बन रही है वैल्यू? 15,28,000 इज माई न्यू फिक्स कॉस्ट। देख लो बेटा सब। तो अब इसमें जब आप इसमें से ये लेस करोगे सो यू विल गेट रिवाइज प्रॉफिट, जो कि हमारी सेकेंड रिक्वायरमेंट थी। कितनी बन रही है? 209,500। डन, कॉपी करें इसको। ये हमारा पार्ट B1 B2 हो गया। समझ आ गई बात सबको? तो बेटा अब इसकी आदत डाल ले मेंटली तौर पे, सीधे तरीके से वो सिर्फ एक ही पार्ट पूछता है, बाकी दूसरे पार्ट में ये ऐसी फनकारियां आप कराएगा, ठीक है ना। ये चेंज कर लो, वो चेंज हो जाएगा, ये कर लो, तो बस ठीक है, उसकी बात मानते रहो, जो वो बोल रहा है वो मानते रहो, कर लो कैलकुलेट नया। यानी एक तरीके से बस नया डाटा बना लिया करो, जब नया डाटा बन जाएगा तो आप लोगों के लिए कहानी आसान हो जाएगी। आगे और ये बोल रहा है, अब आगे थ्योरी है लेकिन चले डिस्कस कर लेते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन, इफ द डायरेक्टर्स decide to proceed with the sales manager's plan, they would do so for a period of 3 years. यानी अगर डायरेक्टर्स इसकी मान लेते हैं बात तो 3 साल के लिए ये लोग काम करेंगे। If the director decide not to proceed with the sales manager plan, they estimate the profit for the years ending 31st March 2019, 20 and 21 will be 522,000, 322,000, 220,000। यानी तीनों साल का प्रॉफिट उसने आपको बता दिया बेटा कि अगर हम इसकी बात नहीं मानते हैं सेल्स मैनेजर की, और अगर मान लेते हैं तो यही प्रॉफिट जो आया है ये तीनों साल में हमें ऐसे ही मिलता रहेगा, ठीक है। तो भाई अब ये आपसे पूछ रहा है एडवाइस करो डायरेक्टर्स को वेदर और नॉट दे शुड एक्सेप्ट द सेल्स मैनेजर्स प्लान। Justify your answer using both financial and non-financial factors and any relevant calculation. Again, it's a very general theory. यानी अगर हम सेल्स मैनेजर की बात मान लेते हैं तो उसके कुछ बेनिफिट्स हैं और कुछ नुकसान है। बेनिफिट्स क्या है? सीधा सीधा आपकी सेल्स तो बढ़ रही है, नो डाउट, सामने नजर आ रहा है 20,000 से ज्यादा अब 25,000 बिक रहा है यूनिट। उसका मतलब है जब ज्यादा यूनिट्स बिकेंगे ज्यादा मार्केट शेयर होगा, मार्केट बढ़ेगी, ब्रांड में आपका अच्छा होगा, गुडविल और रेपुटेशन अच्छी होगी। सारे पॉइंट्स अपनी जगह पे, ये हो गए नॉन फाइनेंशियल पॉइंट्स। लेकिन अगर फाइनेंशियल पॉइंट्स की हम बात करें तो फाइनेंशियल पॉइंट्स को देखते हुए आप जरा ऊपर की इसकी इनकम स्टेटमेंट देखें, कितना प्रॉफिट हो रहा था इसको 522 और अभी कितना हो रहा है। यानी इस हिसाब से देखा जाए तो प्रॉफिट तो कम हो गया, ऐसे देखा जाए तो प्रॉफिट तो कम हो गया भाई। सेल्स तो बढ़ गई लेकिन प्रॉफिट कम हो गया,
अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो बिजनेस का प्रॉफिट होता है यार, ऐसा ही है ना भाई। तो इस हिसाब से देखा जाए तो प्रॉफिट कम हो रहा है, फाइनेंशियली देखा जाए तो कोई बहुत अच्छा मॉडल नहीं है, समझ नहीं आ रही बात। दूसरा प्रॉब्लम इसका पता है क्या, फिक्स कॉस्ट बढ़ रही है आपकी। ये देखो फिक्स कॉस्ट बढ़ना रिस्की होता है, वेरिएबल कॉस्ट की खैर होती है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, जितने बनेंगे उतने देख लेंगे उसी रैम पे, लेकिन फिक्स कॉस्ट का बढ़ना रिस्की होता है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन की वजह से चेंज नहीं होती। तो भाई सेल्स मैनेजर के मानने की वजह से बेनिफिट सिर्फ यही है कि सेल्स बढ़ रही है, मार्केट बढ़ रही है, हो सकता है लॉन्ग टर्म में फायदा हो जाए। बिल्कुल, हाँ ये एक पॉइंट बड़ा जबरदस्त है, जबरदस्त पॉइंट मारा इसने कि अगर मैं सेल्स मैनेजर की बात नहीं मानता हूं ना, तो हर साल के प्रॉफिट में डिक्लाइन आ रहा है, तो बहुत जल्दी ऐसा होगा कि हो सकता है इससे भी नीचे चला जाऊंगा। सेल्स मैनेजर की मान लूं तो शायद हो सकता है फ्यूचर में प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अभी कम हो रहा है ना, 3 साल तो काम नहीं होगा ना सिर्फ, बिजनेस तो इससे बाद भी चलेगा ना। हम जरा लॉन्ग टर्म की सोचे ना कि 3 साल तक का डेटा हमारे पास है, चले 3 साल के हिसाब से तो नजर आ रहा है कि ये कम कर रहा है वो ज्यादा, लेकिन आप ट्रेंड देखो, ट्रेंड पहले वाले का ये ट्रेंड जा रहा है, इस वाले का ट्रेंड स्टेबल है, इसमें प्रॉफिट डिक्लाइन हमेशा नहीं होगा। चांसेस क्या है ग्रो होने के लिए, क्योंकि यूनिट्स बढ़ रहे हैं, इसके अंदर यूनिट ज्यादा बढ़ रहे हैं। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, जरा लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, फॉरेन स्कोप अगर देखोगे ना सामने तो नजर आ रहा है कि इसमें नुकसान हो रहा है, इसमें फायदा हो रहा है, लेकिन जरा लॉन्ग टर्म सोच रखो अगर, तो लॉन्ग टर्म सोच के अंदर ट्रेंड आपको ऊपर लेके जाना है ना, यूनिट्स को बढ़ाना है ना आगे जाके। तो ये अगर इस हिसाब से देखा जाए ना, तो कंक्लूजन एडवाइस यही होगी, सेल्स मैनेजर की मान लेनी चाहिए लॉन्ग टर्म अगर सोच रहे हैं आप तो। हाँ शॉर्ट टर्म में नुकसान हो रहा है। फिर पार्ट डी स्टेट 3 अजम्पशन, वही वाली बात लास्ट क्लास में भी करा था, दोनों साइड पहले बताने होंगे, फिर एक वन साइडेड ओपिनियन, पहले आपको प्रोज एंड कॉन्स बताने होते हैं, फिर एक वन साइडेड ओपिनियन आपको देना होता है। 7 मार्क यार बोनस, सिर्फ पॉइंटर्स में आंसर देना होता है, बिजनेस की तरह पैराग्राफिंग नहीं करनी होती, पॉइंटर्स में आंसर दीजिए, सिंपल 3 पॉइंट फेवर में दीजिए, 3 पॉइंट नेगेटिव में दीजिए, 1 पॉइंट में कंक्लूजन बता दीजिए, 7 मार्क जेल में। तो इधर थ्योरी में कोई बहुत ज्यादा आंसरिंग पैराग्राफिंग नहीं करनी होती है। और फिर इसके बाद 3 अजम्पशंस, वही अजम्पशन कि भाई सारे यूनिट्स बनते हैं वो बिक जाएंगे, इसी तरीके से ऑल सेलिंग प्राइस जितनी भी हमने सोची है सब बराबर रहेंगी, ये सारी अजम्पशंस बार बार रिपीट होती हैं। पार्ट ई स्टेट 2 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सीवीपी, सीवीपी का फायदा ये होता है कि इससे आपकी कॉस्ट कंट्रोल में आपको हेल्प मिलती है, इससे आपको डिसीजन मेकिंग के अंदर हेल्प मिलती है, इससे आप अपना मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट कर सकते हो, ये सारे बेनिफिट्स सीवीपी के ये आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन डन नाउ, यहीं पे बैठे बैठे शुरू हो जाओ क्वेश्चन 11, सबके सब क्वेश्चन 11 स्टार्ट कीजिए, शाबाश, जहां जहां फंसे पूछे, सेशन लाइव ओवर कर रहा हूं लेकिन कनेक्टेड हूं, जो भी पूछना हो पूछ लेना, ठीक है। चले स्टार्ट लें, क्वेश्चन नंबर 11।